नमस्कार। बीएन परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो ये स्टॉक पे चर्चा का एपिसोड नंबर 16 है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो इस एपिसोड में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करने जा रहे हैं, जिसको ज़्यादातर लोग उतनी वैल्यू नहीं देते हैं जितना उससे हमको फ़ायदा मिल सकता है स्टॉक मार्केट में। सो वो आइडिया है थीम्स दैट स्टॉक मार्केट लव्स और हेट्स। तो थीमेटिक वे में देखना, सोचना, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो उसके पहले कि हम स्टार्ट करें कि थीमेटिक वे में देखने में क्या होता है क्या नहीं होता है, पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक्स की बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट के टर्म्स में थीम का मतलब क्या होता है। थीम का मतलब ये होता है कि कोई एक कॉमन पॉइंट, कोई एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कोई एक कॉमन ट्रेट जो हो सकता है कि एक ही इंडस्ट्री के बिजनेस हो तो उसमें तो इंडस्ट्री कॉमन है, हो सकता है एक ही सेक्टर के बिजनेस हो तो उसमें सेक्टर कॉमन है, हो सकता है कोई एक प्रमोटर ग्रुप हो जिसकी कंपनियां अच्छा कर रही हो तो उसमें प्रमोटर ग्रुप कॉमन है। ये भी हो सकता है कि बिजनेसेस डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट प्रमोटर ग्रुप के हैं, लेकिन वो जो ब्रॉडली उनमें एक सेंस बनता है वो हो सकता है कि वो डोमेस्टिक इकॉनमी को कैटर करते हो, कंज्यूमर फेसिंग, या ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्सपोर्ट में फोकस्ड हो। उसमें थोड़ा सा और अंदर जा सकते हैं कि एक्सपोर्ट में फोकस्ड हो लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में फोकस्ड हो, ये भी पॉसिबल है। तो ये सब अगर हम बात करें तो इनको हम क्या बोलेंगे कि दीज आर थीम्स इन अ मार्केट। तो अब बात करते हैं, एक थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि कैसी हमने थीम जो है अभी पिछले 4-5 साल में देखी है, क्योंकि ज़्यादा पुराना देखेंगे तो फिर ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। जिनको आइडिया है वो वैसे भी समझ जाएंगे जो पहले से मार्केट में एक्टिव रहे हैं। तो अगर हम 2017 देखें, 2015 के बाद, 16 के बाद से 2017 के टाइम का पीरियड, तो उसमें इनिशियली उसमें बीच में थीम्स थी जो चल रही थी, लेकिन 2017 के आसपास जब आप आ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बस एक ही थीम थी कि स्मॉल कैप मिड कैप। तो ज़्यादातर स्मॉल कैप मिड कैप आप कुछ भी खरीद लें, एक हफ्ते 2 हफ्ते तक आप रखेंगे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में और आप जो है बढ़िया प्रॉफिट में आ जाएंगे, ये था। अब जब ये होता है तो ये सबसे आसान तरीका है पैसे कमाने का। अब एक बात समझ लीजिए, जैसे ही कोई चीज़ बहुत आसान हो जाती है इसका मतलब ये है कि उसका एंड नियर है। तो वही हुआ 2017 के, काफ़ी चीज़ें तो 2017 में ही पीक कर गई, फिर कुछ जो बची थी 2018 के जनवरी में वो भी पीक कर गई। बहुत कम चीज़ें थी जो बची मार्केट में बाद में भी चल रही थी। तो ये स्मॉल कैप मिड कैप ये वाला फियास्को ये हो गया। उसके बाद हम अगर आप देखें मार्केट में तो चीज़ें फिर भी थोड़ा सा, जैसे वो हाउसिंग फाइनेंस और नॉर्मल जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, एनबीएफसी जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में। एनबीएफसी क्या होती है कि उनके पास वो बैंक नहीं है, लेकिन वो फिर भी है ना लेंड करते हैं, पैसे देते हैं उधार और उससे पैसा कमाते हैं, वो इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं। अब उसमें 2 तरीके की एनबीएफसी होती है। अब बैंक वाला आप छोड़ दीजिए, बैंक में भी कई तरीके के बैंक होते हैं, राइट। वो एक यूनिवर्सल बैंक होता है, एचडीएफसी बैंक टाइप का। फिर एक आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि नया कंसेप्ट है, जैसे ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, कुछ जीवन है ना, इक्विटास और भी तमाम आ गए हैं। अब तो कई के आईपीओ भी आने वाले हैं, कुछ के आ गए हैं। तो वो हो गया। फिर तीसरा आता है उसमें कोऑपरेटिव बैंक का, जैसे जो एक आपने क्राइसिस सुनी होगी, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पीएमसी बैंक। तो वो कोऑपरेटिव, और अपने हर्षद मेहता वो उस सीरीज़ में भी आपने देखा होगा, बहुत से कोऑपरेटिव बैंक थे जो इस पैसे के लेन देन में इन्वॉल्व थे। तो वो एक बैंकिंग का सेक्टर हो गया। बट बैंकिंग के अलावा एक जो और तरीका होता है वो होता है एनबीएफसी का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो एनबीएफसी में क्या होता है, 2 तरीके की होती है एनबीएफसी। एक होता है डिपॉजिट टेकिंग और एक दूसरा होता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग। तो जो एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग होती है, दे कैन एक्चुअली टेक मनी फ्रॉम अदर्स, ठीक है, डिपॉजिट्स के फॉर्म में। बट अगर आप डिपॉजिट्स नहीं ले सकते तो फिर आपको मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा।
और फिर उसकी मतलब कॉस्ट थोड़ी हाई होती है, उसको मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो वो सब चीज़ें हैं। एनीवे, सो 2018 में वो IL&FS क्राइसिस आई, तो उसके बाद से NBFC और ये जो लेंडिंग वाले थे इनकी सबकी हालत ख़राब हो गई। वो अक्टूबर के अराउंड में पीक में थे हम लोग क्राइसिस में 2018 के। तो उसके आसपास में क्या चल रहा था, उसके आसपास में थीम ये थी, कुछ वो सेलेक्ट करीब 40 स्टॉक थे मार्केट में, मोस्टली उसमें से कंज्यूमर फोकस थे। जैसे आप देखेंगे रिलैक्सो, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, पिडिलाइट, टाइटन, तो ये सब आप देखेंगे जो कंज्यूमर फोकस्ड बिग नेम्स, सो टू स्पीक क्वालिटी नेम्स, जो ऑलरेडी बहुत हाई पी पे ट्रेड कर रहे थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो ये सब स्टॉक्स थे जो अच्छा कर रहे थे उस पीरियड में। और ज़्यादा स्टॉक आप देखेंगे तो बड़ा मुश्किल था ये खोज पाना कि कौन से स्टॉक और हैं जो चल रहे हैं। तो वो उस दौर में जो थीम थी वो थी क्वालिटी लार्ज कैप। अगर आप उसके अलावा कुछ और कर रहे थे तो ये लगभग असंभव था कि आप जो है पैसे कमा पाते। तो वो आपको 2018 से 2019 के एंड तक, 2020 के अर्ली पार्ट में भी वही था। और फिर आया कोरोना आया तो एवरीथिंग वेंट डाउन। अब ये जो बाकी स्टॉक्स हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, जो 2018 से 19 तक थीमेटिक मूव दे रहे थे, क्वालिटी लार्ज कैप, वो गिरे लेकिन उतना नहीं गिरे, ये एक डिफरेंस था। और वो थोड़ा रिकवर भी करने लगे जल्दी, डिपेंडिंग ऑन कि वो एग्जैक्टली क्या नेचर ऑफ द बिजनेस है। बट जैसे हम 2020 में प्रोग्रेस करते हैं तो फिर नई थीम्स आती हैं, अब वो हमको समझने की ज़रूरत है। तो 2020 में क्या हुआ भाई, मार्च में बॉटम बन गया 23 मार्च 2020 को। अच्छा, आप एक बात नोटिस करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च की शाम को ये बताया था कि भाई इस दिन से आपको लॉकडाउन लग जाएगा नेशन वाइड। तो आप देखिए, जो सबसे बुरी न्यूज़ थी कोरोना में जो आ सकती थी वो यही थी कि आप जो है राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगा रहे हैं, बंदी कर रहे हैं, आप कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई बिजनेस नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा, सब लोग घर में रहेंगे। ये सबसे बड़ा शॉकिंग और इकॉनमी के लिए सबसे बड़ा बुरा मोमेंट था। लेकिन उस मोमेंट में अगर आप देखोगे तो वहीं पे बॉटम बन गया। तो जनरली ऐसा होता है, आप देखेंगे कि जो मार्केट में इन्फ्लेक्शन पॉइंट आते हैं वो एग्जैक्टली अपोजिट एक स्पेक्ट्रम में आते हैं। लॉजिकली आप देखेंगे तो एक्सप्लेनेबल भी है कि ऐसा क्यों होना चाहिए। तो बॉटम तब बनता है जब जो सबसे बुरी न्यूज़ थी वो आ जाए, और टॉप तब बनता है जो सबसे अच्छी न्यूज़ है वो आ जाए। ठीक है, तो ये भी आपको समझने की एक बात है। उसके बाद क्या हुआ, अर्ली अप्रैल का समय था, और उस टाइम पे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, और नाम नहीं ध्यान आ रहा है मुझे, वो उन्होंने कुछ ये इंडिया के बारे में और फार्मा और सप्लाई चेन के बारे में कुछ कमेंट किया था। ठीक है, अब वो एक मोमेंट था। अच्छा, उसके पहले भी ये बात होने लगी थी कि चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं है लोगों को। इंडिया में तो ब्रॉडली ज़्यादातर लोगों को ट्रस्ट नहीं है, कुछ उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी है वेस्टर्न मीडिया के साइड से, बट अदरवाइज वी हैव 1962 की वजह से अप्रीहेंशंस हैं, तो उसकी वजह से ट्रस्ट फैक्टर काफ़ी लो है, ट्रस्ट डेफिसिट है। लेकिन अगर आप देखोगे तो बाकी दुनिया में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। बाकी दुनिया इज़ लाइक कि अच्छा, वो बड़ी साइज़ की कंट्री है, हाई ग्रोथ इकॉनमी है, बहुत अच्छा किया उन्होंने अपने लिए, मतलब दे डोंट सीम टू हैव मच प्रॉब्लम विद चाइना। लेकिन ये कोरोना क्राइसिस ने उस गेम में थोड़ा और एक कलर प्रोवाइड किया, सोचने का, देखने का। तो उससे क्या हुआ कि चीज़ें बदलने लगी। इनफैक्ट अमेरिका ने भी वो समझा कि जो हमारी सप्लाई चेन की, ग्लोबल सप्लाई चेन की जो बहुत चीज़ों की डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर कुछ ज़्यादा है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है हमें वहाँ से, तो फिर शायद मुश्किल हो जाएगा हमें मैनेज करना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फार्मा की बात करें तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, कोई डाउट नहीं है उसमें। ग्लोबल जेनरिक्स मार्केट में अगर आप देखेंगे, जिसकी सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है, वहाँ पे प्रॉफिट पूल में अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से 80-90% जो प्रॉफिट है वो इंडियन कंपनीज बनाती हैं जेनरिक स्पेस में। लेकिन वो जेनरिक जो आप दवा बनाते हैं उसके पहले आपको API भी तो चाहिए, की सोर्स मटेरियल भी तो चाहिए, KSM। वो सब आप कहाँ से लाते हैं? वो तो चाइना से आता है। तो अल्टीमेटली चाइना पे डिपेंडेंसी बहुत हाई थी, आप हेल्थ केयर सेक्टर में देखें तो इसलिए उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने वो कमेंट किया था।
और वैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प पर्सनली हमने सबने देखा है कि उनका जो व्यू था वो चाइना के लिए कभी भी पॉजिटिव नहीं था। 2016 से ही तो वो और एक्सेंचुएट हो गई सिचुएशन, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि वो एक थीम उभर के आई वहाँ से, फार्मा वाली। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत चीज़ें एकदम ऑब्वियस होती है भाई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज सेइंग कि यू नो ग्लोबल सप्लाई चेन ऑफ इंडिया हैज़ टू एंड यू नो इंडिया एंड यूएस हैज़ टू कम क्लोजर टू डील विद द क्राइसिस। दैट इज़ अ यू नो फेयरली ऑब्वियस स्टेटमेंट, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, न्यूज़ में आएगा, यू कैन ईजिली पिक की you know it is going to affect positively pharma stocks. You can just go to stocks कि भाई फार्मा में कौन से टॉप के स्टॉक्स हैं, उनका आप चार्ट देखेंगे आपको तुरंत दिख जाएगा कि क्या चल रहा है और इसमें क्या हो सकता है। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम ये है कि आपको अंदर जाके देखना कि भाई और क्या है जो कर सकता है अच्छा। तो पहली थीम फार्मा, और फार्मा में भी जो थीम थी वो बिग फार्मा की थीम नहीं थी। आपको ये गलती नहीं करनी है। जेनेरिक्स का जो मार्केट था 2015 से ख़राब हो गया था, तो वो बॉटम होंगे और फिर वो अच्छा करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जो एपीआई की स्टोरी है वो चाइना से डिपेंडेंसी को कम करना है, उसकी स्टोरी थी। और फिर उसमें और भी आते हैं सीडीएमओ और ये सब है ना, तो वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट टाइप की स्टोरी है। बट यू कैन से कि ठीक है, फार्मा की है, हाई ग्रोथ है, सस्टेनेबल काइंड ऑफ बिजनेस है, सर्विस लेड टाइप का ना, जैसे आईटी का होता है। बस ये कि वो आईटी से थोड़ा बेटर बिजनेस है हमारी अंडरस्टैंडिंग में। तो वो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो फार्मा की थीम हो गई आपकी पूरी। लेकिन थोड़ा सा और देखिए, अगर चाइना के ऊपर भारत में अगर आप देखें तो भारत की चाहे सरकार हो चाहे भारत के लोग हों, जनरली ट्रस्ट डेफिसिट था। अब लेकिन वो जब क्राइसिस आई और अमेरिका भी साफ साफ बोलने लगा कि हमको उनकी सप्लाई चेन जो है चाइना से डिरिस्क करनी है, तो इंडिया को भी आप देखेंगे कि इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम बिफोर इंडिया ऑल्सो स्टार्ट सेइंग दोज थिंग्स, स्टार्ट्स डूइंग दोज थिंग्स। तो ये जो मेक इन इंडिया ये सब ऐसा नहीं कि कोई नई थीम थी, लेकिन वो थीम अब उभर के सामने ज़्यादा आएगी क्योंकि सरकार का उसमें फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब आप मेक इन इंडिया, तो उसके पहले अगर आप फार्मा में देखेंगे तो आपके पास कौन से स्टॉक थे? लॉरस लैब, सोलारा, न्यूलैंड लैब, यू टेक सुवेन फार्मा, इवन सिंजन, ऑल्दो इट इज़ स्लाइटली बिगर एंड सीडीएमओ, और उस साइड का रिसर्च लेड बिजनेस है तो उसमें ज़्यादा आप उम्मीद ना रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट सो मेनी स्टॉक्स है ना, तो उसमें कोई इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। लेकिन जो सेकंड थीम थी इसमें मुश्किल था स्टॉक खोजना, और वही सेम स्टॉक है। तो वो स्टॉक कौन सा है? डिक्सन टेक्नोलॉजी, अंबर एंटरप्राइजेस। आप अगर देखेंगे तो उसके अलावा अगर आप तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जो कि तब छोटी कंपनी होती थी, वो टर्न अराउंड होना था, अभी हुआ नहीं था, तो इट वाज हार्ड टू ट्रस्ट। बट अगर आप थीम पकड़ लेते हैं तो मतलब आप ठीक है, एलोकेशन थोड़ा कम कर दे रिस्क की वजह से, या आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें उतना कन्विक्शन नहीं है, बट थीम अगर आप पकड़ लेते हैं तो ब्रॉडली आप सही चीज़ें करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर साइड में पॉली मेडिक्योर, ठीक है, वो सिरिंज वगैरह बनाते हैं, वो जो भी है ना आईवी और ये सब बनाते हैं, वो बेसिकली मेडिकल में जो सप्लाईज यूज़ होती हैं ना, तो जैसे कैथेटर और ये सब है ना, वो सब बिजनेस है उनका। तो वो भी मेक इन इंडिया का ही थीम है, और प्लस हेल्थ केयर की उसमें तड़का लग गया तो वो थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो ये सब थीम थी जो 2020 के अर्ली पार्ट में कोरोना की क्राइसिस के बाद उभर के आई। अब इसके बाद अगर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अगर आप जुलाई में आते हैं तो फिर तब तक और थीम्स आ गई थी। तब तक क्या था? डिजिटलाइजेशन है ना, तो आप देखेंगे इंडिया मार्ट, तो अगर आप देखेंगे तो वो सेकेंड थर्ड वीक ऑफ जुलाई, 22 या 23 जुलाई के आसपास में यू सी दैट बिग ग्रीन कैंडल है ना, बिग मूव आया था इंडिया मार्ट में। रिजल्ट की वजह से आया था, बट यू कैन सी कि सिर्फ रिजल्ट की वजह से इतना बड़ा मूव नहीं आता है। ये बेसिकली परसेप्शन एक्सचेंज का काम है। तो पी दैट मैटर्स हैज़ चेंज, तो वो स्टोरी थी आप देखेंगे तो डिजिटलाइजेशन वाली थी। तो आप देखिए वो जो एक 2000 आप कह सकते हैं 13, 14, 15 के बाद से वो एक थीम आ गई थी, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी। इंडिया में भी थोड़ा स्लो था, बट वो जियो आ गया तो उसके बाद से ये जो डिजिटल वाली थीम थी इट पिक्ड अप पेस। लेकिन 2020 ने तो मजबूर कर दिया। तो अगर आप बिजनेस को ऑनलाइन नहीं ले जा पा रहे हैं, उसको डिजिटलाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस बंद रहेगा। तो अब
इंसान ये तो नहीं चाहेगा कि उसका धंधा बंद रहे, तो वो अगर कर सकता है उसको ऑनलाइन तो वो कर देगा। अब वो सीमेंट बनाना और ना, अब वो तो नहीं कर सकते आप ऑनलाइन, राइट, तो वो नहीं करेंगे। लेकिन सीमेंट बिजनेस में भी कुछ पोर्शन होंगे ना जहाँ पे आप चीज़ें डिजिटलाइज कर सकते हैं, ताकि आपको कम मैन पावर से ऑफिस में मतलब फैक्ट्री में काम करना पड़े। तो वो सब आप फिर भी थोड़ा थोड़ा करेंगे वो, लेकिन बहुत ही सेकेंडरी टाइप का अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो प्राइमरी है तो वो बहुत से बिजनेस थे जिनको ऑनलाइन आना पड़ा, तो वो एक थीम वहाँ से प्ले आउट होना स्टार्ट हो गई। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ और थीम थी। कुछ और थीम ये थी कि जैसे लॉकडाउन हो गया, सारे लोग घर पे हैं, खर्च है नहीं, पैसे हैं, सेविंग्स इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो सेविंग्स हैं दे आर फार बेटर देन लेट्स से कि अमेरिका या बाकी ऐसी जो कंट्रीज़ हैं। तो सेविंग्स का लेवल अपने यहाँ काफ़ी अच्छा 28-30% के राउंड जो टोटल है उसमें जो है काफ़ी अच्छा सेक्शन जो आता है वो हाउस होल्ड सेविंग्स का आता है। तो सेविंग्स अच्छी हैं। और हमने देख लिया कि वो जो हमारा रियल एस्टेट है वो तो पता नहीं कुछ 8-10 साल हो गए जहाँ कुछ खास नहीं हुआ है। गोल्ड मोरलेस वही स्टोरी थोड़ा बहुत बढ़ता है, और गोल्ड में वैसे भी इमोशनल अटैचमेंट वाला मैटर है इंडिया में। तो इंडिया में ऑलरेडी हर फैमिली के पास गोल्ड होता है, वो चाहे जिस स्ट्राटा में रहते हों। बस ये कि किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, वो थोड़ा पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे है, लेकिन मोर लेस होता सभी के पास है। तो फिर अब बचता क्या है, तो वो एफडी और बैंक वो है ना रखना पैसे वो सब। लेकिन एफडी वगैरह में आपने देखा इंटरेस्ट रेट कई साल से गिरते आ रहे थे, लेकिन वो एक होता है ना कि हर चीज़ का एक थ्रेशोल्ड होता है, तो इट टेक्स टाइम बिफोर द रियलिटी सिंक्स इन। तो उसके पहले आपको लगता है नहीं नहीं वो थोड़ा कम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। बट दिस लॉकडाउन जब लोग घर पे बैठे हैं, इट गेव देम यू नो डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इट गेव देम दैट पर्सपेक्टिव कि आपकी लाइफ का कोई मतलब है ना, यू जस्ट डोंट नो कि कब क्या हो जाए। तो अब ये है कि वो जो एकदम सिक्योर है ना, वो कंजर्वेटिव थिंकिंग थी, वो उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और आदमी खाली बैठा है घर पे तो वो उसका असर दिखा आपको कि जो सेविंग्स है इंडिया की, जो उसका जो है फिजिकल एसेट से फाइनेंशियलाइजेशन होने लगा। तो जो फिजिकल एसेट है उसको आप फाइनेंशियल एसेट में कन्वर्ट करने लगे लोग। तो उससे हमको एक थीम उभर के सामने दिखी। और फिर उसमें इनिशियली वो म्यूचुअल फंड वाला था, बट देन म्यूचुअल फंड वाला डिसेंट उसमें एसआईपी हो रही है, लेकिन उसके अलावा भी एक थीम उभर के आ गई, डू इट योर सेल्फ, DIY इन्वेस्टिंग, राइट। तो लोग खुद अपना डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं। वो आपको दिख रहा था नंबर्स में ना, जीरो था, आप कोई भी देख लीजिए सबके नंबर्स बहुत अच्छे थे। तो वो एक फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का एक थीम निकल के उभर के आ गया। CDSL आप ये कह सकते हैं, BSE कह सकते हैं, जो कि थोड़ा लेट आया पार्टी ज्वाइन करने, लेकिन उसने कर लिया। तो ये सब स्टॉक्स की ये थीमेटिक मूव आने लगा। अब इसमें बहुत से और भी थीम आए हैं, आप देखेंगे तो बीच में रियल एस्टेट आया है, सीमेंट आया है, मेटल वाला है, स्टील वाला है, IT वाला है। जुलाई है ना, जुलाई में हमने उसकी बात की थी, तो जुलाई से वहाँ से आप देखेंगे तो IT में भी वो थीम आई, तो वो सब चला। तो ये सब थीमेटिक मूव आए 2021 में। अगर आप आ जाते हैं तो आपको दिखेगा टेक्सटाइल आपको दिखेगा, ठीक है, टेक्सटाइल दिखेगा। और भी आप देखेंगे तो रियल एस्टेट वापस से फिर से आपको दिखेगा, सीमेंट वाला भी आपको दिखेगा कि कंटिन्यू हो रहा है। जो मेटल वाली रैली थी वो गैदर करती है पेस फरवरी में बजट के बाद से और तेज। तो वो सब चीज़ें थी। अच्छा 2020 में एक वो रिलायंस का जो था वो ना, मतलब वो अपने आप में अकेला स्टॉक ही थीम है, और वो सितंबर लास्ट ईयर पीक आउट हो गया, बट इस बार अभी आप देखेंगे तो न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया। उसके बारे में भी हमने बात की थी थोड़ा। तो अब ये थीमेटिक मूव्स इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें होता ही है कि अगर आप थीम सही पकड़ लेते हैं ना, आप बड़ा ट्रेंड कैच कर रहे हैं क्योंकि थीम से, तो एक बार ट्रेंड पकड़ लिया तो उसमें आप खराब स्टॉक भी लेंगे तो फिर क्या होगा, आपको थोड़ा कम रिटर्न बनेगा, लेकिन रिटर्न बनेगा। लेकिन अगर आपने थीम सही नहीं पकड़ी तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है पैसे कमाना, ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो अगर आप थीम पकड़ लेते हैं तो आसान हो जाता है। अब जब थीम पकड़ने का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि आप देखिए चार्ट, देखिए स्टॉक्स के, आप देखिए वो तो कौन से स्टॉक्स हैं जो रिलेटिवली अच्छा करें, पहले आपको ये देखना है। फिर उसमें देखना है कि क्या कॉमन है उनके बीच में, तो उस कॉमनैलिटी के हिसाब से आप देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोई थीम है अंडरलाइंग या नहीं। तो अगर आपको एक बार वो थीम दिख जाएगी तो आप वहाँ से चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। अच्छा, क्या इसका मतलब क्या ये है कि स्टॉक्स विदाउट थीम कभी रन नहीं करते? करते हैं, बट वो बहुत कम होते हैं। तो जैसे NBFCs ने कुछ नहीं किया पिछले, आप अगर देखेंगे तो 1.5 साल में कुछ उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन
क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई एनबीएफसी कंपनी ही नहीं होगी जो नहीं चली होगी? चली होगी, क्योंकि उनका इंडिविजुअली कुछ होगा, कुछ ऐसा। जैसे कुछ नाम जो दिमाग में आते हैं अभी, जैसे एक कैप्री ग्लोबल है, CGCL, उसने बहुत अच्छा किया है। दूसरा आप देखेंगे तो ये मैग्मा फिनकॉर्प, जो आपकी ये अपने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो ओन करते हैं, पूनावाला फैमिली, तो उन्होंने उसको ना ओवरटेक कर लिया है मैग्मा फिनकॉर्प को, और उसका नाम बदल के पूनावाला कर दिया है अभी। तो वो आप, लेकिन पूनावाला ये मैग्मा फिनकॉर्प, उसमें स्टोरी वही थी कि भाई वो ना ओवरटेक होगा और है ना एक बड़ा ये कह सकते हैं बैकिंग आ जाएगी, तो इट कुड ग्रो, वो स्टोरी है। लेकिन CGCL आई एम नॉट श्योर कि उसमें स्टोरी क्या, लेकिन इट डिड वेल। तो ये लेकिन कम होते हैं। अब अगर आपको कुछ स्टॉक्स पसंद है एनबीएफसी के, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 2012-13 के बाद से लगातार एनबीएफसी कुछ अच्छा कर रहे थे, तो आप ना वो होता है, आपको रीसेंसी बायस रहता है, 5-6 साल से कोई चीज़ बहुत अच्छा करे, फिर बीच में थोड़ा नहीं भी अच्छा करती, फिर भी लोग कहते हैं लाओ खरीद लेते हैं, चलेगा, अभी तो चल रहा था। तो अगर आप वो करेंगे तो बहुत मुश्किल हो सकती है। आप अब बजाज फाइनेंस, अब ज़्यादातर लोग इतने लकी तो हैं नहीं कि 1800 रुपये के बॉटम पे खरीद लिया। ज़्यादातर लोग तो ऐसे होंगे जो 4000 में उनको समझ में आएगा, 4500 में किसको खरीद सकता है। बहुत से लोगों को नए हाई में समझ में आएगा, तो नए हाई से आपने कितना किया बजाज फाइनेंस लेके? तो ज़्यादा नहीं किया, तो वो प्रॉब्लम है। तो वो लीडर है, तो वो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मार्केट जो है ना, थीम्स जो उसको पसंद है या ना पसंद है, वो बदलता रहता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ थीम बदलती है, कि रोज़ आप देखते हैं कि जाके आज निफ्टी रियलिटी अप हुआ है, कल जो है निफ्टी मीडिया अप हुआ तो थीम बदल रही है। ऐसा नहीं है ना, रोज़ थीम नहीं बदलती, थीम थोड़ा सा टाइम लेती है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। तो पॉसिबल है कि आप 3 महीने में देखेंगे तो आपको अलग टाइप की थीम दिखेगी, 1-8 साल के लिए देखेंगे, 6 साल के हिसाब से देखेंगे, 6 महीने के लिए देखेंगे तो अलग थीम आपको डेवलप होते हुए दिखेगी। तो वो आपको अपनी समझ डेवलप करनी है कि आपको क्या सूट करता है, कितना आप समय दे पाते हैं मार्केट के लिए, उन सब चीज़ों पे। लेकिन बिना थीम के अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, जैसे 2021 में शुगर की थीम, अगर आपने शुगर की थीम में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप कर क्या रहे थे मार्केट में? अच्छा, एक और बात है, अगर आप सिर्फ एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं जो डाइवर्सिफाई करके रखता है और पूरा एकदम क्या होता है वो ना, कॉम्पिटेंस, सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस अगर नहीं है तो नहीं इन्वेस्ट करते, फिर आपकी लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस आप जो है 3-4 इंडस्ट्रीज ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, 25-30 से स्टॉक ज़्यादा ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो अगर शुगर की थीम चल रही तो आप कैसे करेंगे? अच्छा, उसमें एलोकेशन कैसे करेंगे आप? वो 2%, 5%, राइट, 10%, उससे ज़्यादा आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको ये भरोसा नहीं आएगा ना उतना करना। लेकिन अगर आप वो थोड़ा सा उसको चीज़ें थोड़ा अलग नज़रिए से देखें तो पॉसिबल है कि 30-40% सिर्फ शुगर थीम में डाल दें ना। तो प्राज इंडस्ट्रीज़ है ना, एथेनॉल, और बाकी जो नॉर्मल शुगर स्टॉक हैं उनको आप लेके रख सकते थे और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे। तो वो अगर आपने 5% एलोकेशन किया है तो क्या हुआ, 3 गुना हो गया, तो 10% रिटर्न मिला। लेकिन अगर आपने 20-30% कर दिया और वहाँ से डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो फिर तो आपका हो गया ना। तो आपको अपने CAGR पे ध्यान रखना है, पोर्टफोलियो CAGR। उसका एक बहुत वाइटल कंपोनेंट है थीमेटिक वे ऑफ लुकिंग एट द मार्केट, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। सो दैट वाज अबाउट द थीम। सो फाइनल टेक अवे क्या है कि मार्केट में हमेशा ऐसा होता है कि मार्केट को कुछ पसंद होता है, कुछ नापसंद होता है। मार्केट हमेशा थीम में चलती है, तो आपको थीम देख के जो आपकी समझ है उसके हिसाब से आपको चीज़ें करनी है। तो जैसे अभी हम जो कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं, जैसे कैप्री ग्लोबल, ये आप देखिए बहुत दिन से तो अभी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसके पहले अगर आप देखेंगे तो इट हैज़ बीन डूइंग वेल। तो ये 200 का स्टॉक जो है ना, करीब हो गया, ठीक है, 600 के करीब पहुंच गया। सो इट डिड वेल। अब पूनावाला अगर आप देखेंगे, पूनावाला फिनकॉर्प, अब इसने भी बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, आप देखेंगे तो जनवरी 2018 के हाई पे अभी भी है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे मार्च 2020, जनवरी 2020, यहाँ से देखेंगे तो 14 रुपये के स्टॉक है ना, 180 के करीब ट्रेड कर रहा है। सो इट डिड वेल इन दैट सेंस। तो वो चीज़ें हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो ऐसी बहुत सी थीम आई, हेल्थ केयर वाली जो हेल्थ केयर सर्विस की थीम थी वो भी आई। तो वो सब आपको ध्यान रखना है कि थीम के हिसाब से आप जो है मार्केट में पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप थीम देखेंगे तो क्या थीम, केमिकल की थीम थी, स्पेशलिटी केमिकल, एग्रो केमिकल, राइट। तो उसकी पूरी थीम थी। हेल्थ केयर सर्विसेज की थीम थी, है ना, मेट्रोपॉलिस, लाल पैथ लैब, पॉलीमेट को भी आप काउंट कर सकते हैं उधर, मेक इन इंडिया में भी उसको आप काउंट कर सकते हैं।
फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स में BSE CDSL और ये सब हो गया ना, जो ब्रोकिंग सर्विसेज के बिजनेसेस हैं, जो कि थोड़ा लेट आए पार्टी में ज्वाइन करें, क्योंकि वो थोड़ा उनको टाइम लगेगा ना। डायरेक्ट बेनिफिशियरी तो जो बहुत स्टेबल है CDSL टाइप का बिजनेस, उसको तो थोड़ा जल्दी फ़ायदा मिलेगा। तो वो सब चीज़ें तो आप देखेंगे, टेक्सटाइल अभी चल रहा है, रियल एस्टेट चल रहा है, तो वो सब ये थीमेटिक मूव है। इसमें अगर आप एक मूव पकड़ लेते हैं और बैठे हैं IT सर्विसेज, तो वो सब में आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये आपको एक ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो टेक अवे यही है कि आप जो है मार्केट को थोड़ा सा खुले दिमाग से, खुली सोच से देखें कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जो चल रहा है उसमें क्या है जो आपको पसंद है, समझ में आता है, उसमें आप कैसा एलोकेशन कर सकते हैं, रिस्क कैसे मैनेज करेंगे, और आप बहुत ही अच्छा रिटर्न बनाएंगे। कोई म्यूचुअल फंड, कोई PMS सर्विस कोई नहीं आपको दे पाएगा, वो आप खुद करेंगे, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। तो वो आपको जो है थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो आइए बात करते हैं आज के कुछ स्टॉक्स के लिए, स्टॉक्स क्या हैं जो सही दिख रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो ब्लू डार्ट है। तो ब्लू डार्ट की अगर हम बात करें तो ब्लू डार्ट, भाई ब्लू डार्ट तो सारे लोग जानते हैं। ये इंटीग्रेटेड एयर और ग्राउंड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये आपके जो टाइम सेंसिटिव पैकेजेस होते हैं उन सब के लिए लोग इनकी सर्विस यूज़ करते हैं। 15,000 करोड़ मार्केट कैप है, MNC कंपनी है, शेयर प्राइस कुछ 6300 के आसपास में है। आप देखेंगे ROC ROE अच्छा है इसमें, है ना, बिजनेस में ग्रोथ भी है। वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है, बड़ी अच्छी बात है, मतलब इनका खुद का पैसा नहीं लगा होता जब ये बिजनेस रन हो रहा होता है, बढ़िया कैश फ्लो आता है। आप PE देखेंगे बड़ा हाई, इसका मतलब है कि मार्केट हमेशा इसको हाई वैल्यूएशन देता रहा है। तो अब थोड़ा सा देखते हैं। तो आप ये देखिए, ये 2015 में पीक कर गया 7700 के अराउंड में, उसके बाद से बस वन वे डाउनवर्ड मूवमेंट। तो आप देखिए ये बिजनेस अभी भी MNC था, वो सब कुछ सही था, बट इट डज़ नॉट मैटर, स्टॉक तो गिरता रहा ना। वो तो 2000 में मिला उसको, 1800 में बॉटम मिला। तो अब अगर आप ये देखें कि आपने ये ख़रीद रखा था और आप बोल रहे हैं नहीं नहीं MNC कंपनी आप इसको चलाएंगे, रखे ही रहेंगे, तो फिर तो आपको दिक्कत हो जाएगी ना, पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो आपको ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, सही वक्त पे ख़रीदना इंपॉर्टेंट है। वो लोग बोलते हैं टाइम इन द मार्केट मैटर्स मोर देन द टाइमिंग द मार्केट, वो नॉनसेंस है। क्योंकि टाइमिंग का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली आपको यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे सेल करना है, नहीं। टाइमिंग का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली आपको यहाँ खरीदना है। टाइमिंग का मतलब ये होता है कि आप जो है जब ये नया ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकआउट टू न्यू हाई, आप यहाँ पे कहीं खरीद लेंगे, फिर आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर ये नया हाई बनाएगा तो फिर आप खरीद लेंगे, या डिप में ऐड करते चलेंगे, ठीक है। और फिर जब ये ऐसा मैसिव करेक्शन आएगा 200 DMA के नीचे आएगा तो आप पक्का एग्जिट कर देंगे। तो अगर आपने यहाँ से रैली पकड़ ली 1000 से वो 6500 में भी एग्जिट कर दिया कुछ साल में, 5-6 साल में, तो बहुत अच्छा किया आपने। तो वो आपको समझना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये वेट करेंगे कि जनवरी 2020, फरवरी 2020 3000 का लेवल जब ये क्रॉस करेगा फिर आप लॉन्ग जाएंगे। तो ये टाइमिंग का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली आपको ये बताना है कि कल स्टॉक कितने पे खुलेगा, फिर क्या हाई बनाएगा, क्या लो बनाएगा, कितने पे बंद होगा। ये नहीं है टाइमिंग का मतलब। टाइमिंग का मतलब बस इतना है कि आपको बॉटम के बाद ख़रीदना है और टॉप के थोड़ा पहले या थोड़ा बाद बेच देना। अब ऐसा नहीं करना है कि उल्टा कर रहे हैं आप, कि वो बॉटम बना नहीं, स्टॉक गिरता जा रहा है और आप खरीदते जा रहे हैं, और टॉप बना नहीं है और आप जो है स्टॉक बेचते जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा आपको वो उसके बीच का, तो ये जो बल्क ऑफ द मूव है वो आपको कैप्चर करना है, ये आपको समझने की जरूरत है। PE आप देखें तो है ना, ये करीब 130 के अराउंड होता था। तो ये देखिए PE मैटर करता है, बट ये जब बहुत इंसेन लेवल पे पहुंच जाता है तब भी आप PE ना देखें तो आप बच सकते हैं। क्यों? आप सिर्फ सिंपल 200 DMA का रूल बना लीजिए। एनीथिंग दैट गोज बिलो 200 DMA हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे जो आप एग्जिट कर देंगे, ये बना लेंगे तो आप PE से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप एनीवे एग्जिट कर देंगे, राइट। इनका थोड़ा सा अगर आप सेल्स वगैरह देखते हैं तो वो अच्छा कर रहा था। अभी मार्जिन देखेंगे तो इम्प्रूव हो रहा है। मार्जिन इतना पहले कभी रहा नहीं है इनका, एनुअली अगर आप देखेंगे तो बिजनेस पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। क्योंकि आप देखिए ये जो लॉकडाउन वगैरह हो गया तो इसमें लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन वाले इशू आ गए, तो ऐसे बिजनेसेस को बहुत दिन बाद कोई एडवांटेज मिला था। तो वो आप देख सकते हैं। बोरोइंग्स अगर आप देखेंगे तो डिसेंट है, कुछ ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है या कुछ वो नहीं है। और कैश फ्लो इनका हमेशा पॉजिटिव रहा है ऑपरेशन से, जबकि बिजनेस बहुत ट्रबल में रहा है बीच में। शायद आप देखेंगे तो प्रॉफिट्स वगैरह इनके
देखिए 2020 में वो तो लॉकडाउन वाला समय था, उसके अलावा भी मतलब इनका कैश फ्लो मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा रहा। अब अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर इनका DHL एक्सप्रेस सिंगापुर, राइट, 75%। FIIs के पास 2.5% है, मैथ्यूज़ इंडिया फंड। DIIs अगर आप देखें तो DIIs को ये स्टॉक पसंद है, राइट। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, LIC, L&T म्यूचुअल फंड, कोटक अभी नहीं है बट अर्लियर इट यूज टू बी। इसमें अगर आप देखेंगे तो राधा कृष्ण दमानी, वो एवेन्यू सुपरमार्ट, उनके पास स्टेक होती थी इसमें काफ़ी अच्छी खासी। तो ये जो ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट्स है, ये जो दमानी स्टेट्स है, ये दोनों उन्हीं की कंपनी है। तो अभी आप देखेंगे तो दमानी स्टेट्स से तो उन्होंने बेच दिया सारा 1.28 से 1.17 और फिर सारा बेच दिया। और ये है अगर आप देखेंगे तो ये भी घट रहा है, बट कोई बात नहीं। अभी भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 10% फ्लोट है, 15,000 करोड़ मार्केट कैप है और 10% फ्लोट है, तो कितना बचा? 1500 करोड़ का फ्लोट बचा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरली जो लॉजिस्टिक्स की कंपनी है, वो चाहे आल कार्गो हो चाहे बाकी तमाम हैं, वो सारी जो है अच्छी दिख रही। तो अब ब्लू डार्ट एक्सप्रेस अगर आप इसका थोड़ा सा चार्ट देखेंगे तो वीकली में देखें, डेली में देखते हैं तो थोड़ा सा दिखेगा सही। ये अच्छा, सो ये हमने पोस्ट किया था फ्राइडे को आफ्टर मार्केट क्लोज, हमने पोस्ट किया था, ये उसी का है एनालिसिस अभी भी पड़ा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये देखिए, ये फरवरी 2021 है ना, ये 4243 के आसपास में, ये देखिए ये नया 52 वीक हाई बना है। सबसे पहले तो आप देखेंगे तो लॉन्ग कहाँ जा सकते थे, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो एक तो तरीका ये था कि आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते थे जब ये रीटेस्ट कर रहा था 3000 पे अक्टूबर में। बट अगर आपने वहाँ पे भी नहीं किया तो ये जो गैप अप करके इसने किया ना, तो आप यहाँ पे खरीद सकते थे, क्योंकि इसने पूरा ये मार्च में जो अर्ली मार्च में जो हाई बनाया था वो एकदम क्लीन कर दिया आसानी से। तो ये आप देखेंगे तो, और बहुत ग्रेट वॉल्यूम है, तो ये आप ये कह सकते हैं बिग कैंडल मूवमेंट, आप जो है यहाँ पे लॉन्ग कर सकते थे। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन एक फॉलो कर रहा था, उस पर सपोर्ट लेता था, रन करता था और ऐसा होता रहा। अभी आप ये देखेंगे तो ये वीकली इनसाइड बार है, अगर आप वीकली में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए ये इनसाइड बार है। अब अगर आप वापस डेली में आ जाते हैं तो फिर इसके बाद स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ने ये किया कि भाई ये काफ़ी ऊपर आ गए। अब इसके बाद इसने टाइम लिया काफ़ी कंसोलिडेशन के लिए। तो ये अगर आप देखेंगे तो करीब 4 महीने का कंसोलिडेशन हो गया, 3.5-4 महीने का कंसोलिडेशन। अभी ये बीच में वॉल्यूम आया लेकिन प्राइस नहीं आया अच्छा, तो ये अच्छा सिग्नल नहीं था, आपको वहाँ नहीं खरीदना चाहिए। और सपोर्ट ले रहा था ये फ्लैट लाइन का, और ये थोड़ा आप कह सकते हैं कि कप टाइप का ना, प्लेट टाइप का है ना, शेप बनाया। और अभी आप देखें तो ये लास्ट फ्राइडे को बहुत अच्छा मूव दिया है, 6.5% का, और बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम है। लास्ट टाइम ऐसा वॉल्यूम ये है ना, जब गैप अप हुआ था, ब्रेकअवे गैप अप, तब ऐसा वॉल्यूम आया था। तो ये बहुत बढ़िया साइन है, और चूँकि प्राइस ने फॉलो किया है, इतनी मेहनत की है तो उसका आउटकम आया है, तो इट इज़ लाइकली टू डू वेल। तो अब अगर आप देखेंगे तो उसमें जो स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है तो आप ये रख सकते हैं 6000 के नीचे, ठीक है। वैसे आइडियली आपको स्टॉप लॉस अगर रखना है तो ये थोड़ा और नीचे रखना चाहिए आपको। इसमें जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो आप ये समझ लीजिए, ये जो ग्रीन कैंडल है बड़ी वाली, इसके थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए। और क्योंकि आप निगेट करेंगे इस मूव को, तभी आप बोलेंगे ना कि यू हैव बीन रॉन्ग, तो वो आपको समझना है। तो वो आपको ऐसा इसके नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं रखना पड़ेगा। अब कोई आके ये बोल सकता है कि ये तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस परसेंट में देखते हैं, आप पॉइंट में नहीं देखते, तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये पहला स्टॉक है ब्लू डार्ट। अब ये भी एक देखिए, ये थीम का पार्ट है, ये लॉजिस्टिक्स थीम का पार्ट है। अगला स्टॉक लाल पैथ लैब। लाल पैथ लैब ये कोई नया स्टॉक नहीं है हमारे लिए, हमने इसके बारे में बहुत बार बात की है। जो पहला दिन जब हमने पहली बार भारतीय निवेशक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था लास्ट ईयर जुलाई में, तब हमने इसकी बात की थी। प्राइस होता था कुछ 1867। तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये 14 जुलाई का दिन है। यहाँ पे हमने 1867 के अराउंड में बात की थी इसकी, और फिर उसने काफ़ी समय तक कुछ नहीं किया। अब ऐसा पॉसिबल है क्योंकि देखिए वहाँ हम कुछ ये टाइमिंग करके नहीं बोल रहे थे, वो तो बस हमने थीम के हिसाब से स्टॉक बताया था। उसके बाद उसने वो रीटेस्ट किया है ये पुराने हाई को। अब देखिए ये बड़ा अच्छा मंथली अगर आप ओपन करें तो आपको क्या दिख रहा है, ये IPO आया, IPO के बाद बहुत अच्छा किया इसने, है ना, 700-800 का, 750 का स्टॉक 1250 पीक कर गया नवंबर 2016 में। और ये वो वक्त था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ।
अब तो डीमोनेटाइजेशन के बाद वो हो गया था ना, कैश वैश नहीं है लोगों के पास, तो अब कौन है जो वहाँ जांच वाँच करवाने वाला है। एंड ये क्योंकि बेसिकली ये हेल्थ केयर में रिटेल बिजनेस है, ठीक है, बेसिकली ये आप ये कह सकते हैं एफएमसीजी टाइप का बिजनेस है, तो वो है, तो उसकी वजह से इनको काफ़ी प्रॉब्लम हो गई। और फिर ये स्मॉल कैप में मिड कैप में मेल्ट डाउन, उसका असर आपको दिखेगा। और ये अक्टूबर 2018 नवंबर 2018 ये वक्त था जब आईएलएफएस क्राइसिस पीक पे थी। उसके बाद स्टॉक ने एक रिवर्सल दिया, फिर ये काफ़ी टाइम पास किया फ्लैट बेस बनाने के लिए, बॉटमिंग के लिए, और फिर यहाँ से ये निकला ये बिग ग्रीन कैंडल मंथली में अगर आप देखें नया हाई बना दिया स्टॉक ने, और ये फिर अगले महीने रीटेस्ट किया। ये था एक्चुअली आप कह सकते हैं 1200 के आसपास में वक्त, सितंबर 2019 में, जब आपको ये ले लेना था। फिर वहाँ से आप देखेंगे तो 50% का रन दे दिया इसने पिछले फिर कुछ महीने में, बिफोर कोरोना केम। कोरोना आया तो ये बहुत तेज़ी से नीचे गिरा, लेकिन आप देखिए इसने रिस्पेक्ट किया इसको और रीटेस्ट किया बस, और तुरंत रिकवरी। तो आप ये देखिए ये बहुत अच्छा पावरफुल साइन है कि स्टॉक ये जो है काफ़ी अच्छा करेगा। तो आप ये देखिए ये 1700-1800 के बाद से ये कंटिन्यूसली अपवर्ड जर्नी में है। तो लाल पैथ लैब अगर आप देखेंगे तो इनका हब एंड स्पोक मॉडल है, जहाँ पे एक मेन लैब रखते हैं, रेफरेंस लैब, और फिर उसके बाद दो तरीके के और लैब रखते हैं। और ये बेसिकली क्या है इनकी स्ट्रैटेजी की, जो लैब वाला बिजनेस है, पैथोलॉजी का लैब का बिजनेस है, वो बहुत ही फ्रैगमेंटेड है इंडिया में, तो उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं राइट काइंड ऑफ सिनर्जी के साथ, जो एक्विजिशन करते हैं, हमेशा कैश रखते हैं। तो ये हाई ग्रोथ बिजनेस रहने वाला है और हाई आरओसी भी रहेगा। तो ये एक बिजनेस है जो फ्यूचर में भी इंस्टीट्यूशंस और बड़े पैसे को अच्छा लगेगा, ये आप ऐसा कह सकते हैं। अब अगर आप वीकली में देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि ये बिग रेड कैंडल है और दिक्कत हो गई, बट ऐसा मतलब अब ये यहाँ पे मुश्किल है कहना कि इसके बाद क्या होगा, बट उसके बाद स्टॉक ने ये सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया ट्रेंड लाइन का। तो आप ये तो यहाँ पे तो आपको अपना व्यू बदल लेना चाहिए 3000 पे अर्ली जून में। क्यों? क्योंकि ये तो साफ साफ आपको बता रहा है कि स्टॉक यहाँ से जो है अब अच्छा करेगा, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग तब नहीं लगाना है, जो मार्केट दिखा रही है आपको वो देखना है, रादर देन कि आप पर्सनली अपने आप को कितना होशियार समझते हैं, तो वो एक आपको समझने की ज़रूरत है। तो आप ये देखिए ये बढ़िया इसने न्यू हाई बनाया, फिर ये रीटेस्ट किया है और फिर यहाँ से वो सपोर्ट लेके अच्छा करा। अभी इसकी बात क्यों कर रहे हैं, ये आप देखिए तो ये जो यहाँ पे पीक किया, ये बहुत ख़तरनाक वॉल्यूम और लंबी वीक है ना, और रेड कैंडल 4.5% डाउन क्लोजिंग, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, तो उसको अभी इसने क्रॉस कर दिया और ये रीटेस्ट कर रहा है, इसलिए इसकी बात कर रहा है। सो इट इज़ लुकिंग गुड। और आप देख लीजिए इसको जो है ये बाय एंड होल्ड कैटेगरी का स्टॉक है। अगला स्टॉक जो हमको बात करनी वो है रेनेसांस ग्लोबल। तो रेनेसांस ग्लोबल की अगर हम बात करें तो ये करते क्या है, ये डायमंड स्टडेड ज्वेलरी बिजनेस है, 1400 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। तो सबसे पहले मंथली चार्ट देखते हैं। तो ये 2008 में आए और बहुत ही गलत टाइमिंग थी इनकी, और आए थे 185 पे, पहुंच गया 18 पे, तो 1/10 राइट। उसका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, 124 पे पीक, वापस 46 का लो, फिर से 146 के अराउंड फ्लर्ट कर रहा था। तो आप ये कह सकते हैं ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, 5 साल के बाद ब्रेकआउट हो रहा था। तो अभी उसने काफ़ी टाइम पास किया है और फिर अल्टीमेटली इसने यहाँ से अच्छा किया। मई 2017 में 161 का स्टॉक होता था, वो 400 का हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा जर्नी यहाँ पे इसका रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो 185 का हाई बनाया था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप ये देखेंगे तो 2018 में ये पीक कर गया, मतलब अर्ली वो जब स्मॉल कैप मिड कैप पीक किए, उसके बाद इट वेंट डाउन, और नवंबर 2019 आप ये कह सकते हैं कि कोरोना के जस्ट पहले स्टॉक फिर से वापस अच्छा करने लगा था नया हाई बना के। लेकिन यहाँ पे इसको प्रॉब्लम ये हो गई। अच्छा, एक और चीज़, एक बड़ा सिंपल कंसेप्ट होता है, जब भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो स्टॉक जनरली डबल हो जाते हैं बहुत जल्दी। आप ये देखिए ये 185 के अराउंड 190 आप मान सकते हैं कि ये हो गया ब्रेकआउट, उसका कुछ ही महीने में वो डबल हो गया। तो आप ये पैटर्न एकदम आसानी से फॉलो कर सकते हैं अच्छा पैसा कमाने के लिए, सिंपल। अब इसके बाद देखिए तो ये अच्छा किया, लेकिन अब ये जो करेक्ट हुआ तो बहुत ब्रूटल करेक्शन हुआ, 400 का स्टॉक वापस 200 का हो गया, ठीक है। अब ये ब्रूटल करेक्शन, लेकिन आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा नहीं है, ये आप देखिए यहीं पे तो सपोर्ट ले रहा है, जो प्रीवियस वो जो आईपीओ का हाई था वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ग्रेट। तो ये चार्ट देखना मतलब ये नहीं होता कि ये कोई बाबागिरी है, एस्ट्रोलॉजी है और आपको नहीं करना चाहिए, बुरी बात है। अब ये तो हमको भी नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजी भी अपने आप में बुरी है, अच्छी बात है कि नहीं। तो भाई आपने पैसे लगा रखे हैं मार्केट में अपनी कमाई के, तो सब कुछ देखिए,
किसने रोक रखा है? चार्ट देखने के क्या पैसे लगते हैं? अगर आपका लाइफ अच्छा हो सकता है, रिटर्न आपके अच्छे हो सकते हैं, आप ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, तो चार्ट देखने में क्या बुराई है? कोई कहता है कि नहीं है देखना चाहिए या जो भी है, तो उनकी ओपिनियन है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा अच्छे पैसे मिल रहे हैं क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है ना वो तो अभी आप देखेंगे तो ये इसने यहाँ पे क्या किया, ये अप्रैल में थोड़ा टाइम पास किया ताकि ये ना ये सप्लाई, ये जो रेजिस्टेंस था ये काफ़ी स्ट्रांग था फरवरी 2018 जनवरी 2020 का, तो वो क्लीन करने में टाइम लगा और फिर एक बार कर दिया तो वहाँ से काफ़ी अच्छा किया है स्टॉक ने। अभी इसकी बात क्यों कर रहे हैं हम? अभी इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम मूविंग एवरेज डाल दें तो आपको थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर आ जाएगी। ये देखिए, तो अभी इसने क्या किया है, इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है, ये 50 DMA पे पहुँचता है, थोड़ा टाइम पास करता है, फिर ये अच्छा रन देता है, फिर वो वही करता है। अभी ये 50 DMA से थोड़ा तो दूर है, आप ये कह सकते हैं कि भाई 632 के आसपास में 50 DMA है और 720 के आसपास में करंट मार्केट प्राइस है। तो अभी ये हो सकता है थोड़ा वक्त ले ले, लेकिन अगर आप देखें थोड़ा और करीब से तो ये स्टॉक वैसे ऐसा कुछ बुरा दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो आप देखिए इसका, अब हो सकता है वो 1-2 वीक ले ले, हार्ड टू से, बट अगर नहीं लेता है और ये कुछ कर देता है तो उसके पहले थोड़ा डिस्कस कर दें तो आप लोगों को कुछ रिसर्च के लिए मिल जाएगा मटेरियल। तो ये यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा करने की उम्मीद है। अब ये देखिए थोड़ा सा नंबर्स वगैरह देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी सो कॉल्ड अननोन कंपनी है। 1400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, पी 16 के आसपास में है। पी वैसे जनरली हम देखते नहीं हैं। ROC ROE लो है, प्रोमोटर होल्डिंग हाई है, वर्किंग कैपिटल डेज भी हाई हैं, लेकिन वो आप समझ जाइए रिटेल का बिजनेस है ना। ये देखिए ज्वेलरी स्टडेड ना, डायमंड स्टडेड ज्वेलरी, ट्रेडिंग ऑफ कट एंड पॉलिश्ड डायमंड्स एंड रिटेल ट्रेड ऑफ फर्नीचर। तो ये रिटेल वाला बिजनेस है, इसमें आपको इन्वेंट्री तो मेंटेन करनी पड़ेगी, तो इसलिए आपका वर्किंग कैपिटल डेज तो हाई होगा। ये कोई वो तो नहीं है कि एयरलाइन का बिजनेस है कि पैसे आपके पास पहले आ जाएंगे, या रिचार्ज का फ़ोन का बिजनेस है कि आपके पास पैसे पहले आ जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा यहाँ पर। तो वो आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ेगा। अभी सेल्स मार्जिन देखेंगे तो कुछ खास नहीं दिख रहे हैं, बट मार्केट बोल रही है कि खास हो जाएंगे, तो हम मार्केट के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो शेयर कैपिटल इनकी कभी नहीं बढ़ी है, ये बहुत अच्छी बात है, जबकि स्टॉक बहुत गिरा है बट फिर भी उन्होंने मैनेज किया है। ये रिजर्व्स बढ़ गए हैं काफ़ी, इसका मतलब ये है कि कंपनी अच्छा से बिजनेस मैनेज कर रही है। ये पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे तो बोरोइंग्स थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन उसके पहले 2018-2019 में काफ़ी बढ़ाना पड़ा था इनको बोरोइंग्स, तो ये एक थोड़ी बुरी बात थी, लेकिन वो शायद कुछ मजबूरी रही होगी बिजनेस रन करने में, तो इसलिए ट्रेड पेएबल्स इनका घटता जा रहा है। तो मतलब ये टाइम से पैसे दे रहे हैं लोगों को जिनका भी ले रखा है। इन्वेंट्रीज़ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये 2019 में इनको लोन इसलिए लेना पड़ा, ज़्यादा बढ़ाना पड़ा क्योंकि इन्वेंट्री बहुत बढ़ गई, डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया, 600 करोड़ से 1000 करोड़। तो अब वो कैसा फंड करेंगे आप? वो फंड करने के लिए तो आपको बोरोइंग्स बढ़ाना पड़ेगा, आप वरना कैसे फंड करेंगे बिजनेस को? अभी ये देखिए, जब इन्वेंट्री थोड़ा इंप्रूव होने लगा, बाकी बिजनेस इंप्रूव होने लगा, तो आप देखिए कैश इक्विवेलेंट बढ़ गया। लोन्स एंड एडवांसेस ये सब्सिडरी के लिए होगा या रिलेटेड पार्टी जो कंपनीज़ हैं उनके लिए, तो वो सही हो गया। आप देखेंगे तो ये 2019 में 18 में आप देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी नेगेटिव था, उसी वजह से उनको लोन लेना पड़ा। तो ये मतलब इसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं कि आपको अकाउंटेंट होना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट और कैश फ्लो। ये एकदम कॉमन सेंस है। आप समझिए कि एक नॉर्मल आप बिजनेस चला रहे हैं, उसके हिसाब से आप सोच के देखिए, आपको सब दिख जाएगा। रेशियोज़ अगर आप देखेंगे तो डेटर डेज इनके ऑलमोस्ट उतने ही हैं। रिसेंटली आप ये कह सकते हैं इस साल 10 दिन थोड़ा ख़राब हो गया। इन्वेंट्री डेज़ वो काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। डेज़ पेएबल जितने दिन में ये पे करते हैं वो घटता जा रहा है। तो मतलब ये इसीलिए देखिए वर्किंग कैपिटल साइकिल इनकी बड़ी होती जा रही है, क्योंकि ये जिनको पैसे देते हैं, जिनको देना है, उधार लिया है, उसको जल्दी दे रहे हैं, जिनसे इनको लेना है उससे थोड़ी देर में ले रहे हैं, और जिनका सामान बिक रहा है वो थोड़ा और लेट में बिक रहा है। तो वर्किंग कैपिटल तो आपकी साइकिल जो है थोड़ी ख़राब होती जाएगी। खैर, प्रमोटर्स अगर आप देखेंगे तो अच्छे स्टेक है, पब्लिक में ज़्यादा स्टेक है नहीं। उसमें भी आप देखेंगे तो ये मतलब काफ़ी हिस्सा आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ा नाम इसमें दिख नहीं रहा है। 6-7% आप निकाल दें, 20% के करीब स्टेक है जो फ्री फ्लोट है। तो आप ये देख सकते हैं, तो 280 करोड़ के आसपास है। तो चार्ट अच्छा दिख रहा है, डिसेंट बिजनेस है, अच्छा चल रहा है, मार्केट को पसंद है, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, इट शुड डू वेल। तो अब बात करते हैं कि पिछले एपिसोड में स्टॉक पे चर्चा के कुछ जो सवाल आए हैं, उसमें
किसने क्या पूछा है उसको देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप जो है ज़रूर लाइक करें। तो उससे ये होता है कि समझ में आता है कि जो कंटेंट है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, फ़ायदा हो रहा है आपका, नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए फीडबैक का क्या तरीका है, आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वही एक तरीका है जिससे फीडबैक हमें मिलेगा कि आप हम जो कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है। तो वो चीज़ तो देखते हैं। पिछले में हमने मूविंग एवरेजेस की बात की थी। अच्छा, ये एक सवाल हमने किया था शिपिंग इंडस्ट्री के लिए, तो सिद्धार्थ इज सेइंग श्रेयस शिपिंग, हाँ बढ़िया स्टॉक है। और भी कई स्टॉक हैं, आप देख सकते हैं। शिपिंग इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा करने की आप कह सकते हैं कि आशा है उनसे। इन्होंने कुछ वो EMA से रिलेटेड सवाल पूछा है। इसमें देखिए कोई सही और गलत जवाब नहीं है, आपको जो पसंद है आप वो यूज़ करिए। हम तो सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, जैसे लास्ट एपिसोड में ही बताया था 50-200, क्योंकि जनरली हमको बहुत छोटे टाइम फ्रेम में देखने की ज़रूरत नहीं होती, उतना जल्दी जल्दी हमको ट्रेड से अंदर बाहर नहीं जाना। 100 EMA आपको कैसे चाहिए वो आप कई तरीके करने के, एक तो वो टाइम पीरियड चेंज करने वाला ऑप्शन आता है, तो आप सर्च करेंगे उसमें इंडिकेटर्स में तो आपको मिल जाएगा। वरना आप जो 21 EMA वाला आपका है ना, उसमें आप सोर्स कोड निकालिए पाइन स्क्रिप्ट का, उसमें जाके हार्ड कोड कर दीजिए 21 के बजाय 100, है ना। तो आपको जो भी चाहिए वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। फिर उसके अलावा एक और प्रश्न है जो लाइव चैट में है। कैन इट बी सेड दैट MA एक्ट्स एज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड यूजर इंडिकेटर एंड एक्ट्स अ साइकोलॉजिकल ट्रिगर टू बाय और सेल फॉर एवरीबडी हु यूजेज इट। बेसिकली सवाल ये है कि क्या MA इसलिए काम करते हैं क्योंकि लोग विश्वास करते हैं, या क्या कुछ और है? तो आप देखिए MA देखते हैं तो देखिए दुनिया में पहली बात तो चीज़ें तभी काम करती हैं जब लोगों का उसमें विश्वास हो, एक्सेप्ट जो नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। तो अब जैसे बारिश होना, रात होना, दिन होना, प्लानिटरी मोशन होना, तो उसमें आप विश्वास करते हैं नहीं करते उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो होगा। अब लेकिन उसमें भी आप अगर आप सोचें तो नेचुरल फिनोमिना अगर आप हटा दें, साइंटिफिक फैक्ट्स अगर आप हटा दें, तो फिर आप कुछ नहीं बचता है जो विश्वास के बगैर चले। तो बाकी चीज़ें तो विश्वास की वजह से ही चलती है, आपको समझने की ज़रूरत है। तो फंडामेंटल्स भी वो ऐसा थोड़ी कि वो कोई फैक्ट है, बस ये है कि अगर लोगों को विश्वास है तो ही वो चल रहा है। डीमार्ट का वैल्यूएशन 150 PE पे चल रहा है, वो इसलिए क्योंकि लोगों को विश्वास है। विश्वास नहीं होगा तो वो 150 PE पे नहीं 50 PE पे होगा, ठीक है। तो वो विश्वास के हिसाब से ही तो चल रहा है, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो है दुनिया में आप देखेंगे, मार्केट में देखेंगे, जो भी ऐसे सिस्टम है उसमें विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिटकॉइन इसलिए चलता है क्योंकि लोगों को विश्वास है, गोल्ड इसलिए चलता है क्योंकि लोगों को विश्वास है, MA भी इसलिए चलता है बहुत हद तक क्योंकि लोगों को विश्वास है। लेकिन क्या उसके ज़्यादा कुछ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे है? वो है। आप देखिए होता है क्या, MA क्या होता है? MA यही होता है ना कि पिछले जो भी आप जितना भी टाइम पीरियड बोलते हैं उसके पीछे जाके उतने दिन का एवरेज प्राइस। तो अगर आप बोलते हैं कि 20 डे का मूविंग एवरेज, इसका मतलब है कि पिछले 20 दिन का आप प्राइस निकाल लें और उसको जोड़ दें और उसको 20 से भाग दे दें। तो 1 प्लस मतलब वट एवर नंबर इज N1 + N2 + N3 टिल NN डिवाइडेड बाई N, है ना। N इज नंबर ऑफ पीरियड्स और N1 और N2 वो प्राइसेस हैं फर्स्ट डे, सेकेंड डे और nth डे तक, राइट। तो ये आपको देखना है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमेशा लोग सोचते हैं ना, आपके दिमाग में तो हमेशा रहता है, अगर आप 50 DMA नहीं भी प्लॉट करते या कोई भी DMA आपको विश्वास नहीं है, लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि एक स्टॉक है जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा कर गया है, तो आप उससे थोड़ा दूरी बना के रखते हैं क्योंकि आपको लगता है आप शायद ज़्यादा नहीं करेगा। एक दूसरा भी अप्रोच होता है कि स्टॉक है जो आपको पसंद है, उसका बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट पसंद है, सब कुछ सही चल रहा है बिजनेस में, है ना, उस सेक्टर में। फिर आपको लगता है ये स्टॉक बहुत दिन से कुछ नहीं किया लेकिन अभी थोड़ा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो शायद अब यहाँ से अच्छा करेगा। तो ये तरीका क्या हुआ? ये तरीका यही तो हुआ। आप देखिए ये यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या हुआ, यहाँ से ये 50 DMA से चला क्यों? नॉट बिकॉज कि ये 50 DMA पे था, अच्छा वो ये है कि 50 DMA पे लोगों को भरोसा है तो उसकी वजह से भी चला। लेकिन एक दूसरी भी बात है कि अगर आप 50 DMA यहाँ से हटा भी दें ना, मान लेते हैं हटा देता है, फिर भी एक इंसान को लगेगा, ये चार्ट देख के क्या लगेगा, उसको लगेगा कि भाई ये अप ट्रेंड में था स्टॉक। 26 मार्च से अगर आप देखेंगे 285 का स्टॉक जो है हाई बना दिया 585 का, राइट। तो ये अगर आप मेजर करें तो बहुत अच्छा रन रहा है, ठीक है। डबल हो गया स्टॉक कितने दिन में? ज़्यादा दिन तो नहीं लगे इसको डबल होने में, राइट। तो ये बहुत कम समय में 85 डेज़ में डबल हो गया। उसके बाद फिर उसने 2-3-4 हफ्ते टाइम पास किया और ये बीच में वॉल्यूम पिक किया था, लेकिन वो रेड था, लेकिन ऐसा कोई बड़ा बुरा प्राइस मूवमेंट नहीं था।
तो यू कैन से कि काफ़ी टाइम पास कर लिया और ये अप ट्रेंड में स्टॉक था तो यहाँ से अच्छा कर सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि 50 डीएमए हो तभी आपको वो फील आएगा, आपको वो वैसे भी दिख जाएगा कि पिछले 50 दिन का जो प्राइस है ऑलमोस्ट यही है। तो वो 50 डीएमए सिर्फ मतलब 2 वजहों से काम करता है। एक आपकी बात सही है कि वो शायद लोग उस पर ना एक्सेप्टेबल है, लोगों को पसंद है, लेकिन अब उसमें भी आप देखेंगे तो डीएमए सिर्फ मतलब जो मूविंग एवरेजेस होते हैं वो बहुत ही तरह के हैं, है ना। सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, उसमें भी तरह तरह के दिन हैं। लेकिन ब्रॉडली जो कंसेप्ट है वो काम इसलिए करता है क्योंकि उसमें लोगों को एक स्टॉक कितना एक्सटेंडेड है या नहीं है वो पता चल जाता है, उस वजह से काम करता है। तो बड़ा रीज़न वो है। फिर एक आखिरी सवाल जो ये देखिए, ये लाइक ना, ये शायद हम लाइक नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये भारतीय निवेशक वाला चैनल है इसलिए है, लेकिन आप जरूर लाइक कर सकते हैं। और ये जिन्होंने भी डिसलाइक किया प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिए कि आपने क्यों डिसलाइक किया था, तो उससे थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, वरना कोई पॉइंट नहीं है आपके ऐसे डिसलाइक करने का विदाउट गिविंग एनी फीडबैक। तो ये सुदर्शन जी ने सवाल पूछा है कि RHIM फिक्स्ड एसेट इनकी इंक्रीज हो गई 40 to 240, EPS कंटिन्यूज टू ग्रो वाटर वाइज, रिजर्व्स ऑल्सो जम्प्ड, company capex also increased, current work in progress also increased, promoter and FII also good, stock chart in uptrend। ये बहुत अच्छा इन्होंने देखिए, ये एकदम ऐसा कोई करता है तो बड़ा अच्छा समझ में आता है। इसका मतलब है कि आपने एफर्ट डाला, आपने ये नहीं किया कि आप आए व्यू ऑन XYZ स्टॉक, दैट इज़ नॉनसेंस, यू शुड नेवर डू दैट। आपको हमेशा दूसरे के समय की इंपॉर्टेंस को समझना है, उसके समय को सम्मान देना है। तो आप किसी से अगर 15 मिनट ले रहे हैं तो उसके पहले आप आधे घंटे उस पर मेहनत करिए, वो आपका फिर उसके बाद हक बनता है कि आप जो है किसी से कुछ पूछ रहे हैं या उसका समय ले रहे हैं। तो ये जो RHIM है, पहले चार्ट देख लेते हैं फिर आते हैं बात करते हैं जो इन्होंने मेंशन किया है उन सबको पॉइंट्स देख के। तो देखिए ये मंथली अगर चार्ट देखते हैं तो देखिए ये अप ट्रेंड में रहा है और फिर ये दिक्कत में आ गया, फिर अच्छा किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट 100 पे हुआ, 100 से 300 के करीब हाई बनाया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया इसने यहाँ पे, ठीक है। ये जो 2015 वाला हाई था और फिर वहाँ से अभी इसने नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया और अभी कुछ खास किया नहीं है। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट 282 पे हुआ है, अभी भी 355 पे, तो कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये वॉल्यूम बड़े बहुत अच्छे आ रहे हैं। अभी वॉल्यूम अब, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं यहाँ भी वॉल्यूम बहुत अच्छा आया था, लेकिन आप ये भी देखिए ना कि इसके पहले स्टॉक 100 का होता था, 100 से 300 का हो गया, फिर है ना ये ऑल टाइम हाई की बात कर रहे हैं। वैसे तो ये 70 से हुआ है ना, 300 मतलब 4 गुना हुआ है, तो वो नहीं है। तो ये अगर आप बड़े मूवमेंट के बाद अगर ये अच्छा वॉल्यूम आता है तो इट कुड बी कि है ना वो सेलिंग है, पॉसिबल है ऐसा। लेकिन यहाँ पे तो अभी ये ऑल टाइम हाई से निकला ही है, तो यू कैन नॉट से कि ये सेलिंग है, एक्चुअली ये बाइंग इंटरेस्ट है। अब वीकली पे देखते हैं तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, देखिए बढ़िया मूवमेंट दिया, फिर ये रीटेस्ट किया है। वन कुड हैव अप्रैल में खरीद सकते थे 262 पे, वो अभी आप देखेंगे तो ये चैनल में सॉर्ट ऑफ चैनल है, वहाँ पे ये मूव कर रहा है। तो देखते हैं शायद कुछ बन पाए, तो नहीं ये उतना अच्छा नहीं है, ये थोड़ा सा बेटर है, राइट। तो इसको रिमूव कर देते हैं। ये तो अभी ये क्या है, अभी ये चैनल के बीच में मूव कर रहा है, ये डिप आई थी, ठीक है, और ऊपर एंड से टकरा के नीचे आया और अभी जो है ये वहीं पे टाइम पास कर रहा है, ठीक है। तो स्टॉक इज़ एक्चुअली टेक्निकली इफ़ यू से सो इट इज़ लुकिंग गुड। ये देखिए ये फ्लैट लाइन सपोर्ट, तो आप ये कह सकते हैं कि ये 346 है ना, ऐसा कुछ छोटा स्टॉप लॉस लेके वन कुड यू नो गो लॉन्ग। आप ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसका स्टॉप लॉस ले लें तो ये ज़्यादा सेफ हो जाएगा। अच्छा, तो ये RHI मैग्नेसिटा ये जो कंपनी है ये करती क्या है, ये ओरिजिनली इसका नाम होता था ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज। रिफ्रैक्टरी क्या होती है, जब आप स्टील बनाते हैं तो स्टील कैसे बनाएंगे आप, बहुत हाई टेम्परेचर पे आपको चाहिए मेल्ट करना है ना आयरन ओर को, तो तब आप कहीं पहुंचेंगे पेलेट्स और फिर स्टील है ना, वो प्रोसेस बड़ा लंबा है, जस्ट इग्नोर इट फॉर मतलब यू अंडरस्टैंड कि नो मेटलर्जी का प्रोसेस है, यू नीड सम मटीरियल जो कि हीट में हीट रेजिस्टेंट हो, ना मतलब हीट से उसको प्रॉब्लम ना होती हो, तो वो जो बनाने का काम है वो रिफ्रैक्टरी है ना, उसको रिफ्रैक्टरी बोलते हैं आप। तो अब ये देखिए इसकी कॉस्ट कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होती पूरी स्टील मेकिंग के प्रोसेस में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो इसमें आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा महंगा है या सस्ता है। तो वैसे स्टील कैसी इंडस्ट्री है, साइक्लिकल, एकदम प्योर कमोडिटी साइक्लिकल इंडस्ट्री है। तो रिफैक्ट्री कैसा बिजनेस होना चाहिए, ये भी साइक्लिकल होना चाहिए क्योंकि आप इनपुट है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि
आपका जो कॉस्ट है टोटल रिफ्रैक्टरी का वो ज़्यादा हो सकता है ना हो, तो वो साइक्लिकल ना हो। तो आपसे कैसे पता चलेगा कि साइक्लिकल है कि नहीं? आप देखिए इनका EPS कैसे बढ़ रहा है ना, ये साइक्लिकल दिख रहा है नहीं। ये आप देखिए इनका मार्जिन्स हमेशा मतलब हाँ ठीक है 2010-11 में बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते थे कि हाई हो गया था, लेकिन वो अभी भी ऑलमोस्ट फिर से वापस अच्छा हो गया है। तो मतलब फ्लक्चुएशन हुआ है मार्जिन में, लेकिन उतना नहीं हुआ। तो ये आप साइक्लिकल नहीं बोलेंगे। तो इनकी बात कर लेते हैं। तो ये देखिए ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज है, इन्होंने जो है मर्ज किया बिजनेस है ना, एक्वायर किया है, तो उस सब की वजह से ये मार्केट लीडर है स्पेशल रिफ्रैक्टरीज इन इंडिया। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। 75% के अराउंड 74% के अराउंड जो बिजनेस सेल्स जो आती है वो रिफ्रैक्टरी से आती है, मैन्युफैक्चरिंग के और ट्रेडिंग से आती है 22% के अलावा। जो मेनली इनका जो बिजनेस है वो 75% ये देखिए स्टील इंडस्ट्री से आता है। तो ये स्टील की डायरेक्ट प्रॉक्सी है। तो आप स्टील डायरेक्टली नहीं खरीदना चाहते हैं, मत खरीदिए। इस स्टॉक से भी आप स्टील की स्टोरी प्ले कर सकते हैं। ये देखिए मर्जर हुआ है, एक्विजिशन मर्जर हुआ है। तो ये जो इन्होंने बात की है ना कमेंट में आप देखिए, तो 40 से 240 हो गया ना जो फिक्स्ड एसेट, वो एक्चुअली मर्जर और एक्विजिशन की वजह से हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं बैलेंस शीट में अगर हम आएंगे तो हमको दिखेगा। ये देखिए जो 40 करोड़ होता था, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट 2018 में, और वो 240 करोड़ हो गया। तो 6x हो गया है, और करंट वर्क इन प्रोग्रेस भी बढ़ गया, 46 करोड़ पे चल रहा है ना। तो जितना ओरिजिनली होता था उतना तो अभी ये फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलरेडी 6 गुना कर दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स हो चुका है, तो ये सही बात बोल रहे हैं। EPS कंटिन्यू ग्रोइंग है ना, EPS अब बढ़ेगा क्योंकि अब भाई अब थोड़ा थोड़ा कैपेसिटी बढ़ते जाएगा। तो वो जो है ये देखिए EPS बढ़ता जा रहा है, तो ये भी बढ़ेगा। और ये देखिए मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है, सेल्स भी बढ़ रही है, मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं, तो EPS तो बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा, राइट। रिजर्व्स ऑल्सो जम्प्ड, सो लेट्स लुक एट द रिजर्व्स। तो रिजर्व्स भी बढ़ गए होंगे, राइट। ये देखिए क्योंकि अब बिजनेस अच्छा कर रहा है, तो पैसे आ रहे हैं, कैश आ रहा है, तो रिजर्व्स बढ़ेंगे। कैपेक्स और उसकी बात कर ली हमने, करंट वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोमोटर और FII। अच्छा, तो हाँ शेयर होल्डिंग के बिना तो हम कोई काम करना ही नहीं चाहिए। शेयर होल्डिंग आप देखेंगे 66.49। एक बात देखिए, ये FIIs को ज़्यादा पसंद नहीं है, पसंद की बात नहीं है, वो एक्चुअली बहुत छोटा स्टॉक है। 6000 करोड़ मार्केट कैप, ये $1 बिलियन से कम, जिसमें से 2/3 जो है प्रमोटर के पास है, 4000 करोड़। बचा क्या? 2000 करोड़। 2000 करोड़ में भी 10% जो है एक्चुअली इंडियन इंस्टीट्यूशंस के पास है। तो 6000 का 10% 12%, तो वो करीब कितना हो गया, 600 करोड़ और निकल गया। तो बचा कितना, 1200-1300 करोड़ बचा। तो अब उसमें क्या FII खरीदेंगे? सो दैट इज़ द रीज़न, नॉट बिकॉज दे डोंट लाइक इट। DIIs में अगर आप देखेंगे तो L&T म्यूचुअल फंड, HDFC यूज्ड टू बी देयर, अभी नहीं। एक्सिस म्यूचुअल फंड अभी भी है, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी है, HDFC ट्रस्टी नो मोर, ICICI लोम्बार्ड। तो डिसेंट बिजनेस है। पब्लिक में अगर आप देखेंगे 20% के आप करीब बोल सकते हैं फ्लोट है। तो 6000 करोड़ मार्केट कैप है, 20% आप उसका निकालेंगे तो 1200 करोड़ फ्लोट है। बहुत ही अच्छा ये बिजनेस इन्होंने बहुत ही अच्छा आइडिया सुझाया। तो ये भी हमने इसमें स्टॉक पे चर्चा में ऐड कर दिया 369.6 पे। तो आप देख लीजिए आज स्टॉक जो हमने डिस्कस किया, ब्लू डार्ट, लाल पैथलैब, रेनेसांस ग्लोबल और RHI मैग्नेसिटा। अगर आपने इस एपिसोड से कुछ समझा है, सीखा है, तो वो आप जो है दूसरों से भी शेयर करें, वीडियो शेयर करें, डिस्कस करें। आप कोई ऐसा इंसान खोज लें जो रेगुलरली मार्केट में एक्टिव हो, और अगर आप भी एक्टिव हैं तो आपको उससे बहुत अच्छी सहायता मिल जाएगी। आपकी समझ, सोच और आप जो गलतियां करते हैं जल्दी पकड़ पाएंगे, जल्दी सुधार पाएंगे। तो अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ना, तब भी आपको चार्ट में देखने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, तब भी आपको इन्वेस्टिंग थीम्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि भारतीय निवेशक परिवार की संस्कृति की जो सबसे खास बात यह है कि अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो लोगों का क्या है, लोग अपनी सफलता के लिए कोशिश करें, ये उनकी प्रकृति है। लेकिन दूसरों की सफलता से जलें, ये विकृति है, लेकिन बहुत पाई जाती है। लेकिन जो हमारी संस्कृति है वो ये है कि हम अपनी सफलता के साथ साथ बाकी लोगों की सफलता में उनको अपने साथ ले चलें। ये हमारी भारतीय निवेशक परिवार की संस्कृति है। I hope you liked this video, you learned something from it. Please like, subscribe, and if you have any question तो आप कमेंट कर दीजिए। ये हम जो है अगले संडे will talk about them. So for now that's it. और YouTube पे आप नज़र रखें, हो सकता है आपको स्टॉक के स्पेसिफिक छोटे वीडियो भी आने लगे, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, तो उससे आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर कोई नया वीडियो अपलोड हुआ है। धन्यवाद।